कोविड से जंग जीतने के बाद, वापस आने के बाद, यहाँ पर हम उन एसिम्टोमेटिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं आए, उन्हें पता भी नहीं चला था, बस एक्सीडेंटली टेस्ट करने पे पता चला कि उन्हें कोविड है। यहाँ पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये जंग जीती है, सांसों का अटकना क्या होता है वो महसूस किया है। अब जब ठीक हो गए हैं तो मन में कई सारे प्रश्न हैं कि अब सीटी स्कैन कब करें, अब खाना किस तरह का खाएं, अपने फैमिली मेंबर्स से हम कब फिर से मिल सकते हैं, कब आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं, कब दोबारा आरटीपीसीआर कराएं, कब एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा आज का एपिसोड। कितने दिन में रिकवरी होगी? जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और बीमारी नहीं है, सामान्यतः उन्हें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं पूरी फुल रिकवरी में। और अगर कोई एसोसिएटेड दूसरी बीमारियां हैं तो फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। कितने दिन तक मैं वायरस को फैला सकता हूँ? वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा 10 से 14 दिन रहता है और तभी तक आप दूसरों को ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। जो स्पेशल कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई अगर बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है, एचआईवी पेशेंट है या इस तरह की कोई बीमारी है, तो उसके अंदर वो वायरस ज्यादा से ज्यादा पाया गया है कि 20 दिन तक रह सकता है और इतनी ही ड्यूरेशन तक ये दूसरों को ये बीमारी फैला सकता है। ठीक होने पर दोबारा टेस्ट कब करना है? सरकारी गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर आप घर में रहकर ठीक हुए हैं तो आप अपने लक्षण आने के 10 दिन बाद, और यदि आपको कोई लक्षण नहीं आए हैं तो आपके टेस्ट पॉजिटिव आने के 10 दिन बाद, बशर्ते कि आपको पिछले 72 घंटे में बुखार नहीं आया है। इस अवधि के बाद आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं और सरकार कहती है कि आपको दोबारा आरटीपीसीआर कराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यदि फिर भी कोई कराना चाहे तो इसी ड्यूरेशन के बाद वो अपना टेस्ट करा सकता है। 14 दिन बाद भी मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। इसका कारण ये होता है कि जो वायरस के छोटे जो आरएनए पार्टिकल्स हैं वो अभी भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटके हुए हैं, जिसकी वजह से सैंपल लेने पे वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन ये अब आपको या दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए सक्षम नहीं है। कोविड के बाद कमजोरी बहुत है। ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है। आप सोच के देखिए, अगर आप एक रात ठीक से सो नहीं पाते तो ही आपको कितनी वीकनेस लगती है, और यहाँ तो आपके शरीर ने, अगर आप अंदर जाके देख सकते होते तो इतनी बड़ी एक जंग जीती है, जिसके बाद इतनी कमजोरी होना तो लाजमी है। आपको गर्व होता अगर आपने देखा होता कि क्या भीषण युद्ध हुआ है। इतने सारे सेल्स टूटे हैं, इतने सारे वायरस को ठीक करने में कितना हमारी जो इम्यूनिटी की फोर्स है वो लगी है, कितना डर, पैनिक और स्लीपलेस नाइट से हम गुजरे हैं। तो इन सब के बाद वीकनेस होना लाजमी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स भी उठाने होंगे इस वीकनेस से उबरने के लिए और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान इसमें दिख रहा है। यहाँ जैसा हम देख रहे हैं कि च्यवनप्राश, हल्दी दूध, क्वाथ, मुलेठी वगैरह, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमें रिकवर होने में मदद करेंगी। साथ ही मल्टीविटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, भरपूर मात्रा में पानी, भरपूर नींद और डी स्ट्रेस होना, ये सारी चीजें मदद करेंगी हमें बहुत जल्द से जल्द रिकवर होने में। सीटी स्कैन कब करवाना चाहिए? सीटी स्कैन लोगों का बड़ा फेवरेट बना हुआ है। उन्हें लगता है कि सीटी स्कैन कराने से सारी कंडीशन सामने आ जाएगी। एक तरह देखा जाए तो ये ठीक है कि आपके लंग्स कितना इन्वॉल्व हुए हैं ये आपको पता चलता है। बीमारी के दौरान भी 5 दिन से पहले कराया हुआ सीटी स्कैन उतनी ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं दे पाता है, तो 5 दिन के बाद ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि सीटी स्कैन करवाया जाए। और रिकवरी फेज में अगर लोग सोचे कि हर 2-3 दिन में हम सीटी स्कैन करवा के देखते रहें कि अब हमारे लंग्स की कंडीशन कैसी हो रही है, इंप्रूवमेंट कैसा हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इतनी जल्दी आपका सीटी स्कैन ये सारी आपको जानकारी नहीं दे पाएगा। आपकी कंडीशन फिर से डिटेरियोरेट हो, फिर से आपको कुछ सांस लेने में परेशानी या तेज बुखार या इस तरह के सिम्टम्स समझ में आए तो ही उसका कोई यूज़ है, अदरवाइज उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है।
फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उसके बाद ही सीटी स्कैन कराने के बारे में सोचें। रिकवरी के समय क्या खाएं? तो भोजन ऐसा हो जो लोकली अवेलेबल हो, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हों, मल्टीविटामिन्स हों, प्रोटीन्स हों, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हों, जो आसानी से पकाया जा सके और बड़ी ही आसानी से पचाया भी जा सके। तो इसका एक मॉडल डाइट हम आपको देखिए स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारी जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी ये शो किया गया है। ये एक मॉडल डाइट है, डाइट प्लान, और इसी तरह से इसी लाइन में आप अपनी दूसरी चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं खाने पीने में। खासकर ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना है। 2 से 2.5 लीटर या फिर उससे ज़्यादा भी आप पानी पीते रहें, लिक्विड्स लेते रहें और सेमी सॉलिड और सॉफ्ट डाइट लेते रहें, ताकि आपका जो पूरा बॉडी है, सिस्टम है, उसे रिकवर होने के लिए टाइम भी मिले और एनर्जी जो आपकी है वो खाना पचाने में पूरी वेस्ट ना होती जाए, वो हीलिंग प्रोसेस में उसका सदुपयोग होता रहे। फेफड़ों की देखभाल कैसे करें? आपके फेफड़ों ने कितनी मेहनत की है, उन पे कितना लोड पड़ा है इस बीमारी के दौरान, तो उनकी ठीक से देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहला तो चेस्ट की फिजियोथेरेपी, जो कि मोस्टली उस फेज में करना है जब आपको कफिंग है, कफ जम रहा है, बलगम है, ये सारी चीज़ें एक्यूट फेजेस में, जैसे कि 10 से 14 दिन, इस ड्यूरेशन में आपको ये ज़्यादा कारगर महसूस होगी चेस्ट की फिजियोथेरेपी। दूसरा है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो आपको आपकी बीमारी की शुरुआत से लेकर और रिकवरी फेज में बड़े लंबे समय तक, महीनों तक, जब तक आप बिल्कुल पहले जैसा परफेक्ट ना फील करने लगे, तब तक आपको करते रहना है। और साथ ही साथ प्राणायाम, ये भी आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है। ये तीनों चीज़ें हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कुछ लिंक्स प्रोवाइड करेंगे और आप इसको गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि किस तरह ये किए जाते हैं। कोरोना के बाद लंग फाइब्रोसिस क्या है? जिस तरह हमने देखा है हमारी स्किन पर कोई गहरी चोट लगने पर या जल जाने पर एक कॉन्ट्रैक्टेड पकड़ सा स्कार बन जाता है, परमानेंट होता है जो, उसी तरह लंग्स में भी जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी इस तरह का स्कार बनने के चांस रहते हैं। इसी को फाइब्रोसिस कहते हैं और इससे आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने जो अभी चीज़ें डिस्कस की हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी, प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये करना है। और साथ में कुछ मेडिसिन भी हैं जो फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। कसरत कितने दिन बाद कौन सी? एक्सरसाइज के मामले में तो यही कहेंगे कि गो स्लो, टेक इट इजी। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं वो 7 से 10 दिन बाद अपना नॉर्मल रूटीन वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज हैं वो लोग 3 से 4 हफ्ते कम से कम रुकें और उसके बाद ही एक्सरसाइज शुरू करें। जिनको क्लॉटिंग या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या उसका कॉम्प्लिकेशन हुआ है, क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशन हुआ है इस बीमारी के दौरान, उन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के एक्सरसाइज शुरू नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो सभी लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कैसे करें? बहुत स्लो पेस पे शुरू में 5 से 10 मिनट वॉकिंग स्टार्ट करें, फिर इस ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। घर का छोटा मोटा काम करना शुरू करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ब्रेथलेसनेस या एग्जॉशन, थकान महसूस होने लगे तो आप वहीं रुक जाएं। धीरे धीरे इसको बढ़ाना शुरू करें। नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, तनाव है, क्या करें? बहुत से लोगों को ठीक होने के बावजूद भी नींद ना आने की समस्या, घबराहट, तनाव महसूस होता है। बुक्स पढ़िए, म्यूजिक भी सुनते रहिए और साथ में ध्यान करना, मेडिटेशन करना भी आपकी बहुत मदद कर सकता है। जॉब, काम पर कब जा सकते हैं? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि 10 दिन बाद वायरस हमारी बॉडी से जा चुका होता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक ये रहता है। तो अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इस ड्यूरेशन के बाद अपना जॉब फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। क्या स्वस्थ होने के बाद भी कुछ खतरे की निशानियां हैं? आप ठीक हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना ही चाहिए? वो वार्निंग साइंस हैं तेज बुखार आना, यानी
100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आपको फीवर आ गया है, या भयंकर कफ हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में फिर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, आपका SpO2 95 से कम हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, या शरीर के किसी भी एक सिंगल अंग में आपको अचानक से बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होने लगे, या फिर दिमाग में कंफ्यूजन, मेंटल फॉग जिसे बोलते हैं, वैसा महसूस होने लगे, तो आपको तुरंत अपने फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। स्वस्थ होने पर भी अचानक मौत। ऐसा सुनने में आता है कि पेशेंट कोविड से ठीक हो गया, उसके बाद उसकी अचानक डेथ हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, या कोई और इस तरह की गंभीर समस्या आ गई। तो ये बात एक हद तक ठीक है, बहुत कम केसेस में ऐसा हो रहा है, मगर इसके कुछ कारण जो सामने आ रहे हैं, एक तो ये भी है कि आप ठीक होने के बाद तुरंत ओवर एक्सर्शन ना करने लगें। दूसरा ये है कि आप ठीक हुए, आप नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी अपनी मॉनिटरिंग चालू रखें, SpO2 की, टेम्परेचर, अगर डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर की, ब्लड प्रेशर की, ये सारी मॉनिटरिंग आप कुछ दिनों तक और कंटिन्यूस रखें, जब तक आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल ना महसूस करने लगें। साथ में आपकी जितनी भी पहले से दवाइयाँ चल रही हैं ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के लिए, वो आप लेते रहें। अपना फॉलो अप भी आप करवाते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें 7 से 15 दिन। भरपूर नींद लें, रेस्ट करें, स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर ही रहें। कोविड की बीमारी में ऐसा भी देखा जा रहा है कि मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद उसको फिर से वही सिम्टम्स, स्मेल ना आना, टेस्ट ना आना, फीवर आ जाना, कफ, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। इसको लॉन्ग कोविड बोल सकते हैं। इसके अलावा आपके बाकी के बॉडी ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, ये सारे भी अफेक्ट हो सकते हैं, हार्ट भी अफेक्ट हो सकता है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि जो सावधानियां हमने अभी आपको बताई हैं, सिंपल सी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना है, अपनी केयर करनी है, फॉलो अप करते रहना है, एक्सर्शन नहीं करना है, टेक इट इजी, गो स्लो वे में आपको काम करना है, तो आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्ते।